गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अपनी चर्चा चल रही थी प्रकाश पर और उस चर्चा में हमने प्रकाश के दो बिंदु सम्मिलित कर लिए थे, जिसमें प्रकाश की परिभाषा और प्रकाश की प्रकृति। उसी श्रृंखला को अनवरत रखते हुए हम हमारे जो चैप्टर है उसको हम आगे की ओर गति प्रदान करते हैं। प्रकाश की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा आपको एक बार पुनः बता दूं मैं कि प्रकाश की प्रकृति के लिए अपने जो सिद्धांत पढ़े थे उसमें अंत में जाकर के अपने यह निष्कर्ष निकाला था कि प्रकाश में दोनों प्रकृति होती है, यानी कि दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। कण प्रकृति भी प्रदर्शित करता है और तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। कणीय प्रकृति को फोटोन के रूप में प्रदर्शित करते हैं और उसी फोटोन के साथ उसके तरंग गुण भी उपस्थित होते हैं, लेकिन एक समय में एक प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। तो अब अपने जैसे ये भी पढ़ा कि किन किन घटनाओं की व्याख्या अपन तरंग आधार पर कर सकते हैं और कौन कौन सी घटनाओं की व्याख्या अपन जो है प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर करते हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पहले आपको प्रकाश के बारे में थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और एक हमारे सामान्य ज्ञान और कक्षा 10 के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसी बात को चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एक बार वापस प्रकाश की ओर कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो देखो, हमने पढ़ा था, मैक्सवेल ने ये बात की थी कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम आते ही हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये जो तरंग है ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। और आपको पता है कि जो तरंग निर्वात में गमन कर सकती है वो अयांत्रिक तरंग भी होती है और अनुप्रस्थ तरंग भी होती है। तो ये दो बात आज अपन और ऐड करने वाले हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय कौमा अनुप्रस्थ कौमा अयांत्रिक तरंग है। ठीक है। तो ये बात देखो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस बात को आप नोट लगा करके लिखिएगा कि नोट में आप फर्स्ट नोट लगाइए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय ऑब्लिक करके लिख लीजिए आप अयांत्रिक ऑब्लिक अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय, अयांत्रिक और अनुप्रस्थ तरंग है। तो आपसे पूछ सकता है ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुंबकीय भी है, अयांत्रिक है और अनुप्रस्थ भी है। और अगर आपको चौथा ऑप्शन दे दे ऑल ऑफ दीज, तो आप इसको ऑल ऑफ दीज भी कर सकते हो। दूसरी बात अपन ने बात की थी कि प्रकाश की कुछ घटनाएं प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर समझाई जा सकती है। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की और किसके आधार पर की, वो बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि किसी भी धातु पृष्ठ पर प्रकाश गिरने से उस धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। उसकी खोज या उसकी व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1905 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की थी। इस बात को मैं स्टेटमेंट के रूप में नोट करना चाहूँगा, आप उसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, अपन क्या कहेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। किस सिद्धांत के आधार पर? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। और ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, इसकी चर्चा अपन जो है इससे पीछे वाले एपिसोड में कर चुके
हैं। तो देखो मतलब ये बात आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश के प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की गई, तो आपको याद रखना है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, और कब की गई, सन 1905 में। तीसरी बात इससे संबंधित जो है, अपने ये बात पढ़ी थी कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। अगर निर्वात में गमन कर सकता है तो ये बात कन्फर्म है कि ये माध्यम में भी गमन कर सकता है। और माध्यम में अगर बात करें प्रकाश की चाल का क्रम कि सर्वाधिक चाल कहाँ होती है, उससे कम कहाँ होती है, उससे कम कहाँ होती है, तो देखिए प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है, और आपको बता रखा है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये चाल जो है एक साइंटिस्ट थे, रोमर नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने ये ज्ञात की थी। तो अपन अब लिखने वाले हैं प्रकाश की चाल का क्रम, या अवरोही क्रम लिखेंगे उसमें, या अपन आरोही क्रम लिखेंगे। तो देखिए तीसरा पॉइंट मैं आपको नोट करा दूं, प्रकाश की चाल का क्रम। तो देखिए इस क्रम को अपन नोट करने वाले हैं। प्रकाश की चाल जो है वो सर्वाधिक होती है निर्वात में। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात से कम जो है वो होती है गैस में, और गैस से कम जो है वो होती है द्रव में, और सबसे कम जो है वो प्रकाश की चाल किस में होती है, ठोस में होती है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश की चाल का क्रम क्या है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद में ये प्रकाश की चाल का अपन ने क्रम में पढ़ लिया। ठीक है, एक छोटी सी बात इसमें चलते चलते अपन और नोट कर लेते हैं। देखिए प्रकाश का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत आपको पता है कि सूर्य है, जहाँ से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में 500 सेकंड का समय लगता है। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। हालांकि 10th लेवल में इस बात का किसी भी प्रकार का कोई औचित्य नहीं है। तो प्रकाश को अपने ये बात लिख सकते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है, 500 सेकंड का समय लगता है। तो ये कुछ बातें जो है प्रकाश से संबंधित और इम्पोर्टेंट थी, जिनको मैंने आपको शॉर्ट में करवा दिया है। इस बात के बाद अपन इस प्रकाश के चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मेरे को नोट करवाने थे, आपको मैंने नोट करवा दिए। आप इनको एक बार नोट करिएगा, इनको देखिएगा, काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब देखिए अपन इन फैक्ट्स के बाद में प्रकाश पर आगे की ओर विचार प्रारंभ करते हैं। प्रकाश की प्रकृति हमने पढ़ ली है, प्रकाश की परिभाषा हमने पढ़ ली है। अब देखो हमने प्रकाश के बारे में एक बात पढ़ी थी। हमने क्या बात पढ़ी थी कि प्रकाश जो है वो सदैव सरल रेखीय गमन करता है, यानी कि सरल रेखा में गति करता है। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं करता है। कब नहीं करता है, देखिए मान लो ये कोई प्रकाश किरण है, ये एक प्रकाश किरण है। यदि मैं इस प्रकाश किरण के मार्ग में तीक्ष्ण किनारों वाला कोई एक अवरोध रख दूं, ठीक है, या बहुत छोटा वाला कोई अवरोध है, उससे ये प्रकाश किरण जाएगी। जब ये प्रकाश किरण इस किनारे पे आके यहाँ टकराएगी, यहाँ इस प्रकार से, तो ये प्रकाश किरण सरल रेखा में चलने की बजाय यहाँ से ऐसे मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाएगी। ठीक है ना, मतलब ये इस प्रकार गमन करना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से क्या करता है, मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस घटना को कहा जाता है विवर्तन। क्या कहा जाता है इस घटना को, विवर्तन। और आपको एक बात बता दूं, इस विवर्तन की घटना के कारण ही अपन जो है इस पदार्थ की यहाँ पे क्या बनती है, आगे एक अंधकार क्षेत्र यानी कि छाया इसकी बनती है। तो अगर अपना जो अगला नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो अपना रहेगा विवर्तन। तो देखिए विवर्तन क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए आप। मैं परिभाषा लिख देता हूँ इसकी, और देखिए विवर्तन ये भी प्रकाश का एक विशेष प्रभाव है। विवर्तन, जब प्रकाश किसी बहुत छोटे
अवरोध, और ये छोटा अवरोध कितना होना चाहिए, इसकी एक शर्त है, इसकी कंडीशन है, कितना होना चाहिए, ये प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है उसकी कोटि का होना चाहिए, यानी कि तरंग दैर्ध्य की कोटि का, इस कोटि का ये होना चाहिए अवरोध। ठीक है, अगर ये इसकी कोटि से बड़ा है तो ये प्रभाव स्पष्ट नहीं होगा। जब प्रकाश किसी बहुत छोटे अवरोध यानी कि तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो, अवरोध कैसा होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो, से गुजरता है तो अवरोध के किनारों पर, अवरोध के किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो देखो विवर्तन की घटना क्या होती है, अभी आपको मैं डायग्राम बना देता हूँ वापस इसका। जैसे ये मान लो तीक्ष्ण किनारों वाला कोई अवरोध है, जिसका जो अवरोध है इसका साइज जो है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का साइज है। तो जब प्रकाश ऐसे सरल गमन करता हुआ इसके तीक्ष्ण किनारों की ओर वृद्धि गति करेगा और यहाँ से गुजरेगा तो ये यहाँ से क्या है, विचलित हो जाता है, थोड़ा मुड़ जाता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और विवर्तन की व्याख्या, ये बात भी हालांकि मैं आपको लिखा चुका हूँ, फिर भी आप लिख लीजिएगा। विवर्तन की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर, तरंग प्रकृति के आधार पर की जाती है। कौन सी प्रकृति के आधार पर की जाती है, तरंग प्रकृति के आधार पर की जाती है। ये बात अपने हाइगेंस वाले में पढ़ी थी, फिर भी आप एक बार इसको पुनः नोट कीजिएगा कि डायरेक्ट पूछ ले कि विवर्तन की व्याख्या किस प्रकृति के आधार पर की जा सकती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए तरंग प्रकृति के आधार पर की जा सकती है। तो ये बात होगी अपनी विवर्तन की। ठीक है, अब देखिए अपन ये मानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, और जब अपन परावर्तन या अपवर्तन या विवर्तन कोई भी घटना जब पढ़ते हैं तो अपन प्रकाश को प्रकाश किरण के रूप में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन वास्तव में एक प्रकाश किरण को स्वतंत्र प्राप्त करना संभव नहीं है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखो इस बात को मैं आपको, ये विवर्तन यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गया है। मैं इसको आगे एक नोट लगा के, एक बात इंपॉर्टेंट बात है वो नो आपको मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से अपने को उस बात को लिखने से पहले एक छाया वाला टॉपिक और पढ़ लेना चाहिए। अपन उस टॉपिक की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, छाया निर्माण, शैडो फॉर्मेशन, छाया निर्माण। देखो छाया निर्माण कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। जब प्रकाश किसी भी अपारदर्शी वस्तु पर गिरता है, कोई भी अपारदर्शी वस्तु पर गिरता है तो उसकी छाया बनाता है, और ये छाया जो बनती है वो प्रकाश के सरल रेखीय पथ की वजह से बनती है। जैसे अभी अपन ने इसकी बात की थी, जैसे मान लो ये एक पदार्थ है, ठीक है ना, कोई भी एक अपारदर्शी पदार्थ है, मान लो इस प्रकार से, ये जब इस पर प्रकाश गिरेगा, इस प्रकार से प्रकाश किरणें जब इस पर आपतित होगी, ठीक है, तो इसकी यहां एक प्रकार से जो है अपन कहें तो शैडो फॉर्मेशन होता है। ये जो शैडो फॉर्मेशन या छाया निर्माण जो है ये प्रकाश के सरल रेखीय पथ पर गमन करने की वजह से होता है, क्योंकि प्रकाश के पथ में ये एक अवरोध आ चुका है, और ये अवरोध आने की वजह से प्रकाश इस क्षेत्र के अंदर अपना फैलाव नहीं कर पाता है, और फैलाव नहीं करने की वजह से यहाँ पूर्णतः अंधकार रहता है, और यहाँ जो है प्रकाश की कुछ मात्रा रहती है, और यहाँ से जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे प्रकाश की तीव्रता में वापस वृद्धि होती जाती है। यहाँ किनारों पर जो है प्रकाश की तीव्रता कम होती है, और
ये जो क्षेत्र है बीच वाला जहाँ पे बिल्कुल प्रकाश नहीं होता उस क्षेत्र को कहते हैं परछाया, और ये बाहर वाला भाग है जहाँ कुछ कम अंधकार होता है उसको कहते हैं उपछाया। इस बात को अभी अपने लिखने वाले हैं। इसमें ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट ध्यान नहीं रखना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि छाया का निर्माण प्रकाश का क्यों होता है, प्रकाश की सरल रेखीय गमन के कारण होता है। तो देखिए अपन इस बात को नोट कर लेते हैं थोड़ा। अपन पढ़ते हैं छाया निर्माण। तो देखो इसकी बात अपन लिखते हैं, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर या अवरोध पर, किसी पर अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित होता है। देखिए बेटा, आपतित होने का मतलब होता है गिरता है, ठीक है। तो प्रकाश किरण के सरल रेखीय गमन के कारण उस वस्तु की छाया का निर्माण होता है। छाया का निर्माण होता है। तो देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके कारण, प्रकाश किरण के सरल रेखीय गमन के कारण, ठीक है ना। वस्तु की क्या बनती है, छाया बनती है, ठीक है। तो ये बात आपको छाया निर्माण पे ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें छाया निर्माण में अपन जैसे एक दो बातें और लिखें, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे कि छाया का वह भाग, छाया के बीच का वह भाग जहां बिल्कुल भी प्रकाश नहीं होता या जहां पूर्णतः अंधकार होता है या अंधेरा होता है, बिल्कुल भी प्रकाश नहीं होता, उसे परछाया तथा छाया के बाहर का वह भाग, छाया के बाहर का या किनारों का भी कह सकते हैं आप, छाया के किनारों का वह भाग जहां थोड़ा कम अंधकार होता है, थोड़ा कम अंधकार होता है, उपछाया कहलाता है। उपछाया कहलाता है। तो ये प्रकाश के छाया निर्माण की बात होगी। तो परछाया क्या होती है, छाया के बिल्कुल केंद्र वाला भाग जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होती है उसको अपन क्या कहते हैं, परछाया, या बिल्कुल भी प्रकाश नहीं होता है। और छाया के किनारों का भाग, अभी आपको जैसे मैंने बताया था ऐसे कि ये जैसे कोई शैडो बन रही है, कोई छाया बन रही है, इसके किनारों के भाग पे आपको पता है कि थोड़ा बहुत प्रकाश होता है, ठीक है ना, जहाँ पे अंधकार कम होता है, इस भाग को क्या कहते हैं अपने, उपछाया कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश की छाया निर्माण के बारे में बात होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि प्रकाश की छाया का निर्माण क्यों होता है, प्रकाश किरण के सरल रेखीय गमन के कारण होता है, ठीक है। तो ये अपनी छाया निर्माण की बात हो गई। अब अपन इस टॉपिक पे थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये छोटे छोटे कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को अपन जो है थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं और फिर अपन चैप्टर में आगे बढ़ते जाते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, वो अपना ये है कि प्रकाश किरण वाली अपन बात लिख लेते हैं कि एक अकेली स्वतंत्र प्रकाश किरण को प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इस बात को नोट लगा के लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कन्फ्यूजन वाली बात है थोड़ी सी, मतलब ठीक है। लिखो क्या लिखेंगे अपन, सामान्यतः प्रकाश घटनाओं की
व्याख्या में हम सरल रेखा में गतिमान प्रकाश किरण का प्रयोग करते हैं, परंतु अब बात स्टार्ट हो रही है। वास्तव में एक स्वतंत्र प्रकाश किरण को प्राप्त करना संभव नहीं है। स्वतंत्र प्रकाश किरण को प्राप्त करना संभव नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हालांकि हम इस चैप्टर में जैसे आगे परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, तो इन सारी घटनाओं में अपन जो है प्रकाश किरण का प्रयोग करेंगे कि ये प्रकाश किरण इधर से इधर आ रही है, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये केवल काल्पनिक है, इनको केवल काल्पनिक रूप से दर्शाया जाता है, इनकी स्वतंत्र उपस्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये अपनी बात है होगी थोड़ी सी प्रकाश के कुछ फैक्ट्स के बारे में। अब प्रकाश की इन्हीं बातों से हम आगे बढ़ते हुए हमारे चैप्टर पे पहुंचते हैं, जहां से हमारा चैप्टर में मुख्य घटनाएं स्टार्ट होती है प्रकाश पे आधारित है। और उस घटना में सबसे पहले जो घटना अपन पढ़ने जा रहे हैं वो घटना है परावर्तन। तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं परावर्तन। तो पहले अपन परावर्तन को समझेंगे, फिर अपन उसकी परिभाषा, उसके नियम और उस नियम पर आधारित संभावित न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न और फैक्ट्स और उसके अनुप्रयोग, इनको अपन अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, देखिए अपन बात करते हैं परावर्तन की। देखिए परावर्तन क्या होता है। देखिए मान लो ये कोई एक समतल पृष्ठ है, कांच की एक पट्टिका है। इस कांच की पट्टिका के मैंने इस भाग पे एक परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, तो ये एक समतल परावर्तक पट्टिका बन गई। ये मैंने क्या कर दी, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी। ये है परावर्तक पदार्थ। पहले ये कांच की पट्टिका पारदर्शी थी, मैंने इसके एक नीचे वाले भाग पे परावर्तक पदार्थ की क्या कर दी, पॉलिश। और परावर्तक पदार्थ जो है वो मुख्यतः दो ही होते हैं जो पॉलिश हेतु प्रयुक्त होते हैं, एक चांदी यानी कि सिल्वर और एक एल्यूमिनियम। एक बहुत अच्छे परावर्तक पदार्थ है। तो परावर्तक पदार्थ की मैंने यहाँ पॉलिश कर दी, इसका मतलब अब ये जो पट्टिका है इसको अपन कहेंगे समतल परावर्तक पृष्ठ। समतल परावर्तक पृष्ठ, इसको परावर्तक पृष्ठ क्यों कहा, इसकी विवेचना अपन अभी इसी टॉपिक में करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पट्टिका है, इस पट्टिका को मैंने पॉलिश कर दी है, तो ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि यहां से अगर कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो इसको पार करके नहीं जा सकती। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अगर मान लो कोई प्रकाश किरण इस पे ऐसे तिर्यक आपतित होती है, तिर्यक मतलब तिरछी आपतित होती है, तो ये प्रकाश किरण ऐसे तो आगे जा नहीं सकती, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है परावर्तक पृष्ठ बना रखा है, परावर्तक पदार्थ का लेप कर रखा है। तो ये किरण जो है यहाँ से टकराने के बाद वापस इधर बाउंस हो जाएगी। यही घटना क्या है, परावर्तन है। यानी कि अगर मैं बात करूँ कि ये मान लो माध्यम मेरा है वायु और ये क्या है, कांच का पृष्ठ है, यानी कि मैं इसको माध्यम फर्स्ट कह सकता हूं और इसको मैं माध्यम सेकंड कह सकता हूं। ठीक है, तो देखिए जब कोई प्रकाश किरण, इसकी मैं एक परिभाषा की थोड़ी सी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं, जब कोई प्रकाश किरण तिर्यक गमन करती हुई, या कैसे भी तिर्यक गमन करना ये कोई यहाँ पे निश्चित शर्त नहीं है, सीधा ही अपना बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से गमन करती हुई दूसरे माध्यम के
पृष्ठ सीमा पर टकराकर वापस पहले माध्यम में लौट जाए, इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। मैं इस परावर्तन की परिभाषा लिखा दूंगा, पहले आपको इसको समझा देता हूं अच्छी तरह। तो देखिए, ये जो किरण आके गिर रही है, जिस बिंदु पे ये आपतित हो रही है, मान लो ये बिंदु है P, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पे आपतित हो रही है, इस बिंदु को अपन क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। इस आपतन बिंदु से इस परावर्तक पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत यदि एक रेखा खींची जाए, बिल्कुल लंबवत 90 डिग्री के कोण पे, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको? अभिलंब। अच्छा, ये जो किरण इस पृष्ठ पे आके गिर रही है, आपतित हो रही है, समतल परावर्तक पृष्ठ पर ये जो किरण आपतित हो रही है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं इसको? आपतित किरण। और यहां से पृष्ठ से टकरा के वापस तो पहले माध्यम में जा रही है, इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि यहां पे परावर्तन की घटना हो रही है, इसलिए इसको कौन सी किरण कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये नॉर्मल रे होगी। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, इस कोण को यदि मैं I से डिनोट करूं तो इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं इसको? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। और ये जो परावर्तित किरण है, ये इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको R से डिनोट किया जाता है, और इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। तो ये परावर्तन की घटना पे अपन जो है बात कर ली अपन ने। दोबारा देखिए, ये समतल परावर्तक पृष्ठ, क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इस पृष्ठ से परावर्तन की घटना संपन्न हो रही है, इसलिए इसको अपने क्या कह दिया? परावर्तक पृष्ठ कह दिया। समतल क्यों कहा? क्योंकि ये पूर्णतः समतल है। ठीक है ना। तो ये समतल परावर्तक पृष्ठ हो गया। यदि ये गोलाकार होता है, ऐसे वक्री है, तो अपने इसको गोलाकार या गोलीय परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। चूंकि यहाँ पे समतल है, इसलिए इसको हमने समतल परावर्तक पृष्ठ कह दिया। और परावर्तक पृष्ठ हमने क्यों नाम दिया? वो इसलिए नाम दिया क्योंकि इस पृष्ठ से परावर्तन की घटना संपन्न हो रही है। तो ये आपतित किरण जो आपतित होती है, ये परावर्तित किरण जो वापस रिफ्लेक्ट होके जा रही है, और पृष्ठ के लंबवत जो एक रेखा है, एक जो मैंने लंब डाला है, इसको अपन क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और पृष्ठ के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। तो परावर्तन की अगर मैं परिभाषा नोट करनी चाहूं तो ये देखो परावर्तन का डायग्राम हो गया, और इसकी परिभाषा अगर अपन लिखनी चाहें तो आप एक बार इसका डायग्राम बनाइएगा पहले, और फिर आप इसकी परिभाषा लिखिए। वो परिभाषा मैं आपको लिख करके इसकी बता देता हूं। तो देखिए, परावर्तन, देखिए इसकी परिभाषा अपन नोट करते हैं। जैसा कि अभी अपने प्रश्न पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम में गमन करती हुई दूसरे माध्यम की पृष्ठ सीमा से टकराकर वापिस पहले माध्यम में एक निश्चित दिशा में लौट जाती है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। ठीक है। देखो, इसमें ये बात आपको मैंने अच्छी तरह डायग्राम से समझा दी है कि एक माध्यम से आए दूसरे माध्यम की पृष्ठ सीमा से टकरा के, ये मान लो कोई
समतल परावर्तक पट्टिका है, इस पे आए, टकरा के वापस पहले माध्यम में लौट जाए, तो ये घटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। इसमें ये बात अपने लिखिए कि माध्यम एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। ये शर्त लिखनी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। हालांकि नियमित परावर्तन में इस घटना की जो पूर्णतः पालना होती है, लेकिन आपके विसरित परावर्तन में ये घटना की पालना नहीं होती, क्योंकि उसमें पृष्ठ खुरदरा होता है और खुरदरा होने के कारण प्रकाश किरणें जो है परावर्तन होने के बाद बहुत सारी दिशाओं में विसरित होती है। ठीक है, तो ये परावर्तन की क्या होगी? अपनी परिभाषा हो गई। तो परावर्तन का अगर मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना के पुनः बनाऊं तो बता देता हूं मैं। देखिए आपको, ये मान लो Mn एक परावर्तक पृष्ठ है, ये कोई प्रकाश किरण है जो इस पे आपतित हो रही है। ठीक है, ये प्रकाश किरण है PQ, और ये वो किरण है जो यहाँ से परावर्तित हो रही है, मान लो ये है R। ये है आपका अभिलंब जो अभी अपने ड्रॉ किया था। इस अभिलंब के साथ में ये एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन कोण, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि अपवर्तन कोण। ठीक है, तो अपन इसमें देखें तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम से अगर देखें तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ जो Mn है वो है परावर्तक पृष्ठ। Mn क्या चीज़ है? यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, और PQ क्या चीज़ है? PQ है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक है, QR क्या है? QR है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, Q क्या है? Q है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, अच्छा PQ हो गई, QR हो गया। अच्छा, एक मैं यहाँ पे जैसे इसको L लिख दूं तो LQ क्या चीज़ हो गया? LQ हो गया अभिलंब। ठीक है, LQ के बाद में जो एंगल I है ये हो गया आपतन कोण, और जो कोण R है ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, ये इससे संबंधित अपनी बातें हो गई। ठीक है, तो ये परावर्तन की परिभाषा हो गई और ये अपनी इससे संबंधित बात हो गई। अब सबसे बात देखिए, अपन परावर्तन को समझाने के लिए प्रकाश किरण का प्रयोग कर रहे हैं, और ये बात मैंने बता चुका हूँ आपको कि ये केवल काल्पनिक किरणें दर्शाई जाती है, इनकी उपस्थिति, इनकी स्वतंत्र उपस्थिति संभव नहीं है। इनकी स्वतंत्र उपस्थिति अपन यानी कि संभव यानी कि मतलब प्राप्त नहीं कर सकते इनको। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, परावर्तन और अपवर्तन जो आपकी 10th क्लास में है, इन दोनों की व्याख्या तरंग आधार पर की जाती है। ये बात मैं आपको नोट करवा दूंगा। तो ये परावर्तन की परिभाषा हो गई। अब इस परावर्तन के नियम लिखते हैं अपन आगे। तो देखिए, देखो जब नियम लिखेंगे तो इसी डायग्राम का एक बार अपन वापस पुनः प्रयोग करेंगे। देखिए, ये L, ये M। ठीक है, तो देखो परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम में पहला नियम देखिए, प्रथम नियम क्या है? ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लिए ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, इस पे कोई प्रकाश किरण आके ऐसे गिर रही है, ये आपतित किरण हो गई, और यहाँ से टकरा करके जो वापस आएगी वो परावर्तित किरण हो गई, और इस पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत मैं एक ऐसे रेखा खींचूंगा, वो अभिलंब होगा। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों को देखा जाए तो ये तीनों एक ही क्या है? तल में है। तो ये इसका प्रथम नियम होता है, इसको अपन नोट कर लेते हैं। और अपवर्तन का भी यही सेम नियम है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज है। जहां परावर्तित किरण है वहां पे नाम हो जाएगा अपवर्तित किरण। तो देखिए, पहले अपना परावर्तन के नियम की पहले नियम की बात करते हैं कि आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में
होते हैं, मतलब तीनों का तल जो होता है वो समान होता है, ठीक है ना, इसका और इसका, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रथम नियम हो गया। दूसरा नियम देखो, परावर्तन की घटना में सदैव आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं कि परावर्तन की घटना में, परावर्तन की घटना में, इस नाम को मैं पुनः लिख देता हूं थोड़ा, परावर्तन की घटना में आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के। आपतन कोण किसके बराबर होगा जी, परावर्तन कोण। आपतन कोण को मैं किससे लिखता हूं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है, क्योंकि इसके अधिकांश न्यूमेरिकल जो है वो इसी पर आधारित है। तो ये परावर्तन के अपने नियम हो गए, उसमें अपने आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो आज अपने परावर्तन की परिभाषा पढ़ ली, अपने परावर्तन के नियम पढ़ लिए। इससे पहले अपने प्रकाश के बारे में कुछ फैक्ट, जिसमें अपने विवर्तन की व्याख्या की, जिसमें अपने छाया निर्माण की व्याख्या की, उनकी अपने चर्चा की। आज के लिए इतना ही। इससे आगे इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स, इसके अनुप्रयोग, वो आपको मैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में करवाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और इसको लगातार पढ़ते रहिए। कोरोना से सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।